वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं और हमारे अध्याय का नाम है दहन और ज्वाला। दहन क्या है और ज्वाला क्या है? अगर हम आम भाषा में बात करें तो किसी भी वस्तु का जलना दहन कहलाता है और जिन आग की लपटें के साथ वो जलता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। लेकिन अगर आपसे परिभाषा पूछी कि दहन क्या है, तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु जलकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देती है, उसे हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जैसे रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। और जो वस्तु जलती है उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। और दाह्य पदार्थ की उदाहरणें अगर हम देखें तो लकड़ी है, कागज़ है, मोम है, एलपीजी गैस है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, सीएनजी गैस है। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम ईंधन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो दहन ना कर सकें और जो आग ना पकड़ सकें तो उनको हम क्या कहते हैं? अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे आपके सामने अभी एक सूची आ रही है। इस सूची में आपको क्या है कि कुछ पदार्थों के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने दाह्य और अदाह्य पदार्थों के कॉलम भी बने हुए हैं। अब आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी वस्तुएं दाह्य पदार्थ हैं और कौन सी वस्तुएं अदाह्य पदार्थ हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी आग में जल जाती है तो ये क्या हुई? दाह्य पदार्थ हुई। कागज़ है, आग में जल जाता है तो ये क्या हुआ? दाह्य पदार्थ हुआ। लोहे की कीलें हैं, ये आग में नहीं जल सकती तो ये कौन से पदार्थ हुए? ये अदाह्य पदार्थ हुए। मिट्टी का तेल जल जाता है, दाह्य पदार्थ। पत्थर का टुकड़ा नहीं जल सकता, अदाह्य पदार्थ। स्ट्रॉ जल सकती है, दाह्य पदार्थ। काष्ठ कोयला जल सकता है, दाह्य पदार्थ। माचिस की तीलियाँ जल सकती हैं, दाह्य पदार्थ। कांच नहीं जल सकता तो ये अदाह्य पदार्थ। अब ये तो सूची हमने पूरी कर ली। अब इसके बाद आगे क्या है कि हमने ये बताना है कि दहन के लिए किन परिस्थितियों का होना ज़रूरी है। अब किसी भी वस्तु के जलने के लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो दहन के लिए दाह्य पदार्थ का होना ही ज़रूरी है। अगर दाह्य पदार्थ होगा तभी तो वो दहन करेगा, तभी तो वो जलेगा। दूसरा, ज्वलन ताप का होना ज़रूरी है। अब ज्वलन ताप क्या है? वो ताप जिस पर आकर कोई वस्तु जलना शुरू हो जाए या आग पकड़ ले, हम उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे अगर हम दाह्य पदार्थों का नाम लें, लकड़ी लें, कागज़ लें, एलपीजी गैस लें, जब तक हम इसके सामने कोई क्योंकि ये कमरे में वैसे पड़े ही होते हैं, हमारे आसपास ये इधर उधर पड़ी हुई चीज़ों में आम पड़े रहते हैं। तो लेकिन ये ऐसे तो पड़े पड़े तो आग नहीं ना पकड़ लेते। इनको जलने के लिए इनको आग में डालना या इनके पास कोई भी दहन करने वाली वस्तु का लेकर जाना। जैसे कागज़ को जलाना है तो पास में एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जानी पड़ेगी, बुझी हुई मोमबत्ती भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो वो ताप जिस ताप पर आकर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। और जो ज्वलन ताप है वो हर वस्तु का एक जैसा नहीं होता, कईयों का कम होता है और कईयों का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम लकड़ी की बात ही करें तो एक तरफ तो बहुत मोटी लकड़ी है, एक तरफ पतली पतली लकड़ियाँ हैं। तो पतली पतली लकड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, तो इसका मतलब उनका ज्वलन ताप कम हुआ। और मोटी लकड़ी को जलाने के लिए उसके ऊपर या तो मिट्टी का तेल डालना पड़ेगा या बहुत सी छोटी लकड़ियाँ उसके साथ जलानी पड़ेंगी। क्यों? ताकि वो जो मोटी लकड़ी है वो उस ताप पर पहुंच जाए जिस पर आकर वो आग को पकड़ ले या वो आग में जलना शुरू कर दे। तो वो ताप जिस ताप पर कोई वस्तु
जलना शुरू हो जाए या आग पकड़ ले, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। तो ये दो कंडीशंस तो हमने देख ली कि एक तो दाह्य पदार्थ का खुद का होना ही ज़रूरी है, दूसरा ज्वलन ताप का होना ज़रूरी है, और तीसरा बहुत ज़रूरी है वायु का होना। क्योंकि ये तो चीज़ हम शुरू से ही करते आ रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि वस्तु के जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, या सिद्ध कीजिए वस्तु के जलने के लिए वायु ज़रूरी है, या आप गतिविधि द्वारा समझाइए। तो चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं वो गतिविधि कि एक आपने मोमबत्ती लेनी है, मोमबत्ती को जलाना है। आप कुछ टाइम बाद देखें, फिर उसके बाद उसके ऊपर ग्लास का जो है, कांच का ग्लास, वो उल्टा करके रख देना है। कांच का ग्लास क्यों रख रहे हैं? ताकि हमें उसके पीछे जो भी कुछ हो रहा है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाए। तो ग्लास रखने के कुछ टाइम बाद मोमबत्ती जो होगी वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि अब उस ग्लास में वायु के प्रवेश की कोई जगह तो है नहीं, वायु अंदर जाएगी नहीं, तो वायु के साथ संपर्क टूट गया, जो मोमबत्ती जल रही थी उसका। तो संपर्क टूटने पर, वायु के संपर्क टूटने पर, भले ही दाह्य पदार्थ वहाँ पे मौजूद है, भले ही वहाँ पे ज्वलन ताप भी मौजूद था, लेकिन वायु के संपर्क में ना आने के कारण मोमबत्ती जो होगी वो बुझ जाएगी। और यही एक्टिविटी जो होती है ये आमतौर पे तब भी यूज़ करते हैं जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? उस व्यक्ति के आसपास कंबल लपेट देते हैं, या कोई मोटा कपड़ा या कोई मोटी बोरी ये लपेट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोटी जो वस्तु होगी, कंबल होगा या बोरी होगी, ये क्या करती हैं? ये वायु का संपर्क तोड़ देती हैं आग से। अब वायु का संपर्क टूट गया तो वस्तु जो है वो जलनी भी बंद हो गई। तो इसी तरीके से हमारे पास एक प्रश्न तो ये था कि वस्तु के जलने के लिए हमें किन किन परिस्थितियों का होना हमारे पास ज़रूरी होता है। नंबर 1 दाह्य पदार्थ, नंबर 2 ज्वलन ताप, और नंबर 3 वायु। ये 3 चीज़ें थी जो किसी भी वस्तु के जलने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक या एक से अधिक स्थितियों के ऊपर हम काबू पा लें, इनको ख़त्म कर दें, इन तीनों में से किन्हीं भी 2 परिस्थितियों को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो हम आग पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। अब आग पर नियंत्रण पाने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि आग जो है वो हमारी मित्र भी है और हमारी शत्रु भी है। अब मित्र कैसे है? क्योंकि आग पे हम खाना भी पकाते हैं, हम अपने लिए पानी भी गर्म करते हैं, हम रोशनी भी करते हैं। तो आग को अगर हम लिमिटेड मीन्स एक लिमिट में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए मित्र है। लेकिन अगर किसी जगह पे आग लग जाती है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को लग गई, या किसी घर पे लग गई, या किसी फैक्ट्री में लग गई, तो उससे क्या होता है? भारी जानी और माली नुकसान भी होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो आग है वो हमारे लिए शत्रु भी है। तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम कंडीशन कौन सी करें? वायु के साथ संपर्क तोड़ दें, जैसे हमने इस व्यक्ति की कंडीशन में किया है कि व्यक्ति को अगर आग लगती है तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? वायु के साथ उसका संपर्क तोड़ना है। दूसरा, उसके ज्वलन ताप को कम कर देना है। ज्वलन ताप को कम कैसे कर सकते हैं? उसके ऊपर पानी डालकर। अब पानी अगर डालेंगे तो ज्वलन ताप जो होगा उसका कम हो जाएगा। जैसे आपके सामने ये एक प्रैक्टिकल है। इसमें क्या किया कि आपने कागज़ के 2 कप तैयार कर लिए, कागज़ के कप तैयार किए, और उन कपों में से एक कप में पानी भर लिया, दूसरे कप में हमने पानी नहीं भरा। अब जिस कप में पानी नहीं भरा उसको जब आप आग में जलाओगे, मोमबत्ती के ऊपर लेकर जाओगे, तो वो कागज़ बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। और दूसरे कप में जिसमें पानी भरा हुआ है, जब आप उसको मोमबत्ती के ऊपर लेकर जाओगे तो वो आग जल्दी नहीं पकड़ता। कारण
क्योंकि उसका ज्वलन ताप पानी के कारण पहुंच ही नहीं रहा है। उसके वो अपने ज्वलन ताप तक, कागज़ जो है उसके ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पानी जो है, पहले तो वो पानी गर्म होगा, वो वाष्पित होगा, पानी ने उस चीज़ को ठंडा कर रखा हुआ है और कागज़ को ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। इस वजह से वो पानी के कारण उसका ज्वलन ताप नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से वो आग नहीं पकड़ता। इसी तरह से जब दमकल कर्मी किसी मकान में आग लग जाती है तो क्या करते हैं? पानी की बौछारें करनी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी से आसपास वाली सारी चीज़ें जो होंगी वो ठंडी हो जाएंगी और एक तो आग आगे नहीं फैलेगी और दूसरा जिस वस्तु पे आग लगी हुई है वो भी पानी से ठंडी हो जाएगी, उसका ज्वलन ताप जो होगा वो गिर जाएगा और आग जो है वो बुझ जाएगी। तो इन दो परिस्थितियों पर भी अगर हम काबू कर लेते हैं तो आग पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि आग पर नियंत्रण हम कैसे पाते हैं। एक होता है हमारे पास कि जो दहन है वो कितनी प्रकार के होते हैं। देखिए, दहन कितनी प्रकार के हो सकते हैं कि एक तो होता है तीव्र दहन। तीव्र दहन हम किसे कहते हैं? कई बार जब हम किचन में जाते हैं, गैस के नॉब को ऑन करते हैं और प्लग ऑन करते हैं गैस चूल्हे का, तब क्या होता है, उसको पास आकर हम अपने लाइटर से छोटा सा स्ट्राइक करते हैं। छोटा सा स्ट्राइक करते ही वो गैस जो होती है वो जल जाती है। उसी तरह से जब हम मिट्टी के तेल के पास माचिस की तीली लेकर आते हैं तो वो क्या होती है, वो फटाफट मिट्टी का तेल जो होता है वो आग पकड़ लेता है। इसको हम क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं कि आग की छोटी सी चिंगारी से ही जब आग लग जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। और एक होता है स्वतः दहन। स्वतः दहन हम किसे कहते हैं? स्वतः मतलब अपने आप, दहन मतलब जल जाना। अब स्वतः दहन को समझने के लिए ये देखिए कि जो कागज़ है, लकड़ी है, जो हम आम तौर पर ईंधन के तौर पर हम यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस है या मिट्टी का तेल है, ये भी हम आम तौर पर यूज़ करते हैं। तो लेकिन जब तक हम इनको चिंगारी नहीं देते हैं, जब तक हम इनको स्ट्राइक नहीं देते हैं, तब तक ये आग नहीं पकड़ते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जैसे सोडियम है, फास्फोरस है, ये कमरे के ताप पर ही अपने आप जलना शुरू कर देते हैं और इनमें से ज्वाला की लपटें निकलनी शुरू हो जाती हैं। जब कोई भी वस्तु बिना जलाए ही कमरे के ताप पर ही इस तरह से जलनी शुरू हो जाती है, तब हम इसे क्या कहते हैं? स्वतः जलन। इसकी स्वतः दहन। इसकी एक बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि जब आपने किसी जादूगर को पानी के ऊपर आग लगाते हुए देखा हो तो इसमें क्या वो जला रहा होता है? सोडियम जला रहा होता है। उसके हाथ में सोडियम होता है बंद, और फिर जब वो उसको पानी के ऊपर गिराता है तो वायु में और पानी में जो ऑक्सीजन होती है, सोडियम उसके साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करके उसमें आग पकड़ लेता है और वो जो आग होती है वो जलनी शुरू हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? स्वतः जलन को, स्वतः जलन का नाम देते हैं। अब और एक किस्म के का दहन होता है जिसको हम विस्फोट कहते हैं। अब विस्फोट किसको कहते हैं? कि जब हम पटाखे चलाते हैं तब बहुत ही छोटी सी चिंगारी से ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है और ध्वनि निकलती है। जब इस तरह का बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा का निकलना, प्रकाश का निकलना और ध्वनि का निकलना, इसको हम क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दाब होता है। तो ये होता है विस्फोट, जो अपने दहन का एक प्रकार है। तो दहन कितने प्रकार के हो गए? दहन हमारे पास 3 प्रकार के हो गए। एक होते हैं तीव्र दहन, एक होते हैं स्वतः दहन और एक होते हैं विस्फोट। अब आगे आते हैं ज्वाला किसे कहते हैं। हम जब किचन में गैस पे काम करते हैं
तब उसमें से नीली ज्वाला निकलती है। और उसके ऊपर जब हम बर्तन रखते हैं तो बर्तन काले नहीं पड़ते, कोई राख नहीं निकलती। लेकिन उसके विपरीत अगर हम स्टोव में जिसमें मिट्टी का तेल यूज़ होता है, अगर हम उस पे काम करते हैं तो उसकी जो ज्वाला होती है वो पीले रंग की होती है। और उसमें अगर बर्तन रखा जाता है उसके ऊपर, उस ज्वाला के ऊपर या उस स्टोव के ऊपर जब हम कुछ चीज़ पकाते हैं तो बर्तन जो होता है वो काला पड़ जाता है और उसमें से राख भी निकलती है, धुआं भी निकलता है। तो इस तरह से ज्वाला जो है, अभी एक बात तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि दो किस्म की ज्वाला है। एक तो नीली ज्वाला, एक पीली ज्वाला। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, नीली ज्वाला जो ज्वाला है उसमें पूर्ण दहन होता है। मीन्स उसमें जो ईंधन है वो पूरी तरह से जलता है, पीछे कोई राख या अपशिष्ट पदार्थ या अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। लेकिन जो पीली ज्वाला होती है वो अपूर्ण दहन वाली ज्वाला होती है। कहने का मतलब जो ईंधन हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से कुछ पदार्थ तो जल रहे हैं लेकिन कुछ पदार्थ पूरी तरह से नहीं जल पा रहे हैं और वो पीछे राख भी बनाते हैं और अवांछनीय पदार्थ भी बनाते हैं और धुआं भी निकालते हैं। तो वहाँ पे जो दहन है वो पूर्ण दहन नहीं होता। सारे वस्तुएं जो हैं ईंधन की, वो सारे के सारे जो कण हैं वो नहीं जलते हैं और उसमें से कुछ कण जो हैं, जो कुछ कार्बन के कण जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और वो कार्बन के कण राख की शक्ल में हमारे बर्तनों को काला भी करते हैं। तो ज्वाला जो है, अगर हम उसकी स्टडी करें, ये देखिए, ये आपको नीली ज्वाला दिखाई दे रही है और ये आपके सामने पीली ज्वाला, मोमबत्ती वाली जो ज्वाला है वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो जो नीली ज्वाला है वो पूर्ण दहन वाली है और जो पीली ज्वाला है वो अपूर्ण दहन वाली है। अब पढ़ते हैं आग की जो ज्वाला की संरचना है वो कैसे होती है। अब ज्वाला के जोन होते हैं। मोमबत्ती की लाट को देखकर हम इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि मोमबत्ती की लाट कैसी है। उसमें से हम देखें कि ज्वाला की जो जोन है वो कैसे होते हैं। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो बिल्कुल उसके जो नीचे होता है, बत्ती के बिल्कुल पास वाला एरिया, ये एरिया बिल्कुल बत्ती के पास वाला जो ये एरिया है, ये क्या होता है, ये काले रंग का होता है। जैसे ये एरिया जो होता है, छोटा सा एरिया, ये काले रंग का एरिया होता है। इस काले रंग के एरिए में क्या होता है, ये बहुत ही ठंडा एरिया होता है। इसमें बहुत कम पदार्थ जो होते हैं वो जल रहे होते हैं और यही अक्सर आमतौर पर राख का कारण भी बनते हैं। उसके बाद आगे जो जोन आता है पीले रंग का, उसके बाद ये पीले रंग का जोन आ रहा है। ये सारा जोन क्या होता है, ये अपूर्ण दहन वाला जोन होता है। ये सारा कौन सा है, अपूर्ण दहन वाला जोन है। और लेकिन ये थोड़ा सा गर्म होता है। क्यों? भले अपूर्ण दहन है लेकिन दहन तो हो रहा है, जल तो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। तो इसलिए ये इस काले जोन से, इस काले जोन से ये ज़्यादा गर्म होता है इस तरह से। फिर उसके बाद बिल्कुल उसके बाहर, पीले जोन के बिल्कुल बाहर बाहर ये नीले रंग की जोन होती है। ये हमें आमतौर पे हमारे लिए तो अदृश्य होती है। लेकिन अगर आप मोमबत्ती के लाट को जलाकर, मोमबत्ती जब आप जलाओ तब उसके बिल्कुल नीचे नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे बिल्कुल नीचे नीचे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, नीले रंग की ज्वाला आपको दिखाई देती है। लेकिन ऊपर आते आते ये ज्वाला जो होती है वो हमारे लिए अदृश्य हो जाती है और यहाँ पे पूर्ण दहन हो रहा होता है। और सबसे गर्म जोन इसी का होता है, सबसे गर्म होता है ये एरिया। और ये एरिया इतना गर्म होता है कि इस एरिए के बिल्कुल पास में भी अगर आप माचिस की तीली लेकर आओ तो बिना आग को छुए ही वो माचिस की तीली जो होती है वो जल जाती है। अगर आप यहीं पे ही माचिस की तीली ले आओगे तो ये आग को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे ही ये जलना शुरू कर देगी। तो एक तो ये है, इस तरह से ये इसके जोन बने होते हैं मोमबत्ती की लाट के। आप घर पे भी मोमबत्ती जलाकर आप इन सभी जोन्स की स्टडी कर सकते हो।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये एक प्रश्न पूछा जाता है बड़ा महत्वपूर्ण, कि ज्वाला जो होती है वो ऊपर की ओर ही क्यों उठती है। देखिए, मोमबत्ती जैसे ये जल रही है, तो कुछ जब कोई भी वस्तु जलती है तो उसमें से कुछ वस्तुएं जो होती हैं वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठती हैं। अब हमें ये तो पता है कि कोई भी चीज़ गर्म होती है वो गर्म होकर ऊपर की ओर ही उठती है। तो यहाँ पर भी यही है कि जब हम किसी वस्तु को या किसी ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से उसके जो वाष्प कण होते हैं वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठते हैं और गर्म हवा के साथ ही ऊपर की ओर ही जाते हैं, जिस वजह से ज्वाला जो होती है, भले आप मोमबत्ती सीधी रखो, भले आप मोमबत्ती टेढ़ी कर लो या वो उल्टी ही कर लो, तो ज्वाला जो होगी वो ऊपर की तरफ ही उठेगी। क्यों? क्योंकि दहन से जो वाष्पकण गर्म होकर ऊपर उठते हैं वो गर्म वायु के साथ ऊपर की ओर ही जाते हैं और यही आग की लपटें बनती हैं। क्योंकि ये कण जो होते हैं वाष्पकण ऊपर चलते चलते जलते हुए ऊपर की ओर उठते हैं, तो जिस वजह से ये जो आग की लपटें हैं वो इसी वजह से होती हैं। और यहाँ पे ये देखिए कि जो पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन वाली बात हमारे सामने आती है, तो हमारे लिए तो वही ईंधन अच्छा है जो पूर्ण दहन करे, जो हमारे बर्तनों को काला ना करे, जो धुआं ना निकाले और जो पीछे अवांछनीय पदार्थों को ना छोड़े। तो इस तरह का ईंधन जो हमारी इतनी सारी कंडीशंस को पूरा करता है, हम उसे क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन कहते हैं। अब सामान्य तौर पर देखा जाए तो आदर्श ईंधन जो होता है वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो हमारे पास ईंधन है, अच्छा ईंधन, हम अच्छा ईंधन किसको कह सकते हैं? अच्छे ईंधन के क्या क्या कंडीशंस है? नंबर एक, कि एक तो ये हमें सहजता से मिल जाना चाहिए। कौन सी कंडीशन है? कि ये वो पदार्थ हैं जो हमें, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। ऐसा ना हो कि हम वैसा ईंधन यूज़ करें जो हमें कहीं पे पास में मिलता ही ना हो, तो वो हमारे लिए अच्छा ईंधन नहीं है। भले उसका कोई भी प्लस पॉइंट हो, कोई मर्जी प्लस पॉइंट हो, लेकिन अगर हमें वो सहजता से मिल ही नहीं रहा है तो वो हमारे लिए बेकार है। अब जैसे आपके सामने आजकल ट्रेंड चला है इलेक्ट्रिक बाइक्स का, तो इलेक्ट्रिक बाइक्स में कमी क्या है? और ये कमी है क्योंकि उसके लिए बैटरी हमें घर से चार्ज करके जानी पड़ेगी। और अगर रास्ते में चलते चलते कहीं उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो वहाँ पे हमें चार्जर कहाँ अवेलेबल होगा? और वहीं दूसरी अगर अगर हम पेट्रोल की बाइक यूज़ करते हैं, तो पेट्रोल की बाइक यूज़ करते समय अगर हमारे पास रास्ते में कहीं पे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है बाइक में, तो रास्ते में कई पेट्रोल पंप आते हैं, कहीं से मर्ज़ी हम डाल लें। तो भले हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बाइक है उससे प्रदूषण नहीं होता, लेकिन हमें वो अवेलेबल ही नहीं है वो ईंधन जगह जगह पे, हमें सुलभता से वो मिलता ही नहीं है, तो हमारे लिए वो ईंधन बेकार है। भले उसमें से प्रदूषण ना होता हो और पेट्रोल वाली बाइक से प्रदूषण होता हो, लेकिन फिर भी हम प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? पेट्रोल वाली बाइक्स को। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप जगह जगह पे अवेलेबल हैं। और दूसरा, ये सस्ता भी होना चाहिए। जो आदर्श ईंधन है वो क्या होता है? सस्ता भी होता है, हमारी पॉकेट में भी आना चाहिए। कि ये ना हो कि हम ऐसा ईंधन यूज़ करें जो हमारी पॉकेट मनी से भी बाहर चला जाए। और दूसरा तीसरा ये है कि वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलना। अब सुगमता पूर्वक जलना, इसको समझने के लिए देखिए, हमने अभी अभी पीछे पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था स्वतः जलन, एक पढ़ा था विस्फोट। अब स्वतः जलन और विस्फोट वाले पदार्थ जो होंगे, क्या हम अपने लिए ईंधन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे लिए एक तो विस्फोट वाला है, तो क्या विस्फोट पे हम खाना बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। स्वतः जलन वाला तो हमेशा ही रिस्क रहेगा कि पता नहीं कब वो जल पड़े, कौन सी कंडीशन पूरी हो जाए तो वो जलना शुरू हो जाए। तो हमें वही ईंधन हमारे लिए अच्छा ईंधन है जो सुगमता पूर्वक जले और सामान्य रूप से जले। फिर ये अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न करते होंगे।
क्योंकि एक तरफ तो है कागज़, दूसरी तरफ है एलपीजी। अगर आप कागज़ के 1 किलो कागज़ ले लो और 1 किलो एलपीजी ले लो, खाना किस पर बना पाओगे? 1 किलो कागज़ तो 1 मिनट लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पानी भी गर्म नहीं हो पाएगा अभी तो उसके ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ 1 किलो अगर हम एलपीजी लेते हैं तो उसमें से तो हम खाना बना सकते हैं, और फिर भी हमारे पास पीछे फिर भी थोड़े बहुत ईंधन जो है वो फिर भी पीछे हमारे पास एलपीजी गैस बचेगी। तो इसलिए हमारे लिए एक अच्छा ईंधन वही बन पाएगा जो नंबर एक सहजता से उपलब्ध हो जाए, जो सस्ता हो, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जले, और उसकी अधिक जो ऊष्मा हो वो अधिक मात्रा में ऊष्मा भी दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और लास्ट में आती है कि उसमें से अवांछनीय पदार्थ भी ना निकले, कि यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। ये है अच्छे ईंधन के गुण। नंबर एक, अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। तो ये तो है हमारे पास ईंधन हमारे कैसा होना चाहिए और हमारे लिए अच्छा ईंधन क्या है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है, ऊष्मीय मान हम किसे कहते हैं? ऊष्मीय मान वही कि ये यहाँ पे है कि जब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई थी, 1 किलो आप कागज़ ले लो और 1 किलो आप एलपीजी गैस ले लो, और किस पे ऊपर आप खाना जो है वो बना पाओगे। तो जिसमें से ऊष्मा ज़्यादा पैदा होगी वही उसी पेपर ऊपर हम खाना बना पाएंगे। तो यही चीज़ क्या होती है, ऊष्मीय मान होती है। क्या कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो उसका क्या कहलाता है? ऊष्मीय मान कहलाता है। और इसका मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये इसका ऊष्मीय मात्रा का जो ऊष्मीय मान है उसका एक मात्रक है। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ईंधन को जलाने के हानिकारक प्रभाव क्या है, कि दुष्प्रभाव क्या है ईंधन को जलाने के। देखिए, लकड़ी, कोयला या एलपीजी या आप पेट्रोल, डीजल कुछ भी जलाते हैं तो उसमें से सूक्ष्म कण होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन वाली बात, जहाँ पे अपूर्ण दहन होगा उसमें से कुछ कण जो होंगे वो वायुमंडल में रिलीज होंगे, और वो कण जो होते हैं वो हमारे दमा जैसे श्वास रोग जो होते हैं उसका कारण बनते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है? इतनी वैशाली गैस है ये कि अगर जैसे सर्दियों में लोग अंगीठी जलाकर अंदर सो जाएं, कमरा बंद हो, तो उस सोए हुए व्यक्ति के लिए जो अंगीठी है वो मौत का कारण बन सकती है। क्यों? क्योंकि अंगीठी के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और कमरा बंद होने के कारण उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस कमरे में घूमती रहेगी और सांस के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर जाती रहेगी। और सांस के द्वारा जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त के साथ मिल जाती है तो हमारा रक्त खत्म कर देती है, और जिस वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और तीसरा है कि किसी भी वस्तु के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके लिए जिम्मेदार है? विश्व उष्णन के लिए। क्यों? क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी उतना ही तापमान जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से विश्व उष्णन जो है वो हो रहा है, क्योंकि लगातार ईंधन के प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रही है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ही जो वायुमंडल का तापमान है वो भी बढ़ रहा है,
और वायुमंडल के तापमान बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन जो है वो पैदा हो चुकी है। फिर उसके बाद एक टर्म आती है अमल वर्षा। अब अमल वर्षा क्या होती है? जब हम ईंधन को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, या एलपीजी तो खैर नहीं, क्योंकि इसमें से तो पूर्ण दहन होता है, मिट्टी का तेल हो गया, लकड़ी हो गया, इस तरह की जब चीज़ें जलती हैं तब इसमें से सल्फ़र और नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड भी निकलते हैं। सल्फ़र के भी ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड बनते हैं, और ये वायुमंडल में चले जाते हैं। अब वायुमंडल में जल वाष्प भी मौजूद है, और जो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल में जाते हैं तो वायुमंडल में मौजूद जल वाष्पों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, और सल्फ़र के ऑक्साइड जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रस अम्ल बना देते हैं। और ये दोनों किस्म के अम्ल जो होते हैं जब वायुमंडल में बहुतायत की मात्रा में मौजूद हो जाते हैं या ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो ये बूंदों की शक्ल में नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की वर्षा को हम क्या कहते हैं? अमल वर्षा कहते हैं। ये है हमारे ईंधन के प्रयोग के दुष्प्रभाव। अब एक चीज़ हमारे पास बचती है कि दमकल कर्मी जो होते हैं जैसे अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं। अग्निशमन यंत्र क्या है, थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँगी। ये मैंने लास्ट में लिया था, टॉपिक बीच में आ रहा था, बीच में मैंने छोड़ दिया था। तो अब हम करते हैं कि अग्निशमन यंत्र क्या है। आग बुझाने का यंत्र, ये यंत्र आपने अक्सर हर ऑफिस में या कोई भी इमारत, बड़ी इमारतें हों, कॉलोनी हो, आपके स्कूल हो, उसमें आपने इस यंत्र को ज़रूर देखा होगा जहाँ पे आग का काम होता है। तो इस यंत्र से क्या होता है, क्योंकि ये देखिए कि हमने अभी पढ़ा था कि आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसका ज्वलन ताप कम करके, और ज्वलन ताप को कम करने का एक माध्यम मैंने अब आपको बताया था वहाँ पे पानी का छिड़काव करके। लेकिन अगर आग बिजली के कारण लगी हुई हो या बिजली के उपकरणों वाली जगह पे लगी हुई हो तो उस केस में अगर पानी का प्रयोग करेंगे तो दमकल कर्मी को नुकसान हो सकता है या आग बुझाने वाले पर्सन को नुकसान हो सकता है। अब आग बुझाने वाला जो पर्सन है उसको अगर नुकसान हो जाए तो वो तो हमारे लिए तो खतरनाक बात है। तो इसलिए जब बिजली के कारण आग लगी हुई हो तब उस केस में पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस केस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम वहाँ पे कैसे छोड़ सकते हैं? एक झाग की शक्ल में हम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करके बिजली से लगी हुई आग को कैसे बुझा सकते हैं? तो उसके लिए होते हैं हमारे ये अग्निशमन यंत्र। अब अग्निशमन यंत्र को बताने के लिए देखिए मैं एक आपको चित्र दिखा रही हूँ। तो देखिए इस चित्र में क्या है, ये तो एक बड़ा चैम्बर हो गया, बॉटल हो गई जो अग्निशमन यंत्र वाली है। जैसे इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये बॉटल है तो ये जो बाहर वाला जो शिकंजा बना हुआ है, ये बाहर वाला चैम्बर जो है, ये तो हुआ ही इसके बाहर की बॉटल वाला स्ट्रक्चर। तो अब इस बॉटल में इस जो अग्निशमन यंत्र है इसमें यहाँ पे तो एक भरा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका विलयन जो होता है वो इसमें डाला होता है। ये तो यहाँ तक तो ये चीज़ भरी हुई होती है, यहाँ तक ये चीज़ जो है वो भरी हुई होती है इस यंत्र के अंदर। फिर उसमें एक बॉटल जो होती है, छोटी सी बॉटल लटक रही होती है, और उस बॉटल में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको हम कैसे एब्रीवेशन में तो हम इसको लिखते हैं H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तनु होता है, मीन्स कंसनट्रेटेड होता है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें डाला होता है। ये होता है इस बॉटल के अंदर, जो लाल रंग की आपको बॉटल दिखा रहे हैं, इसमें अंदर ये चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें, एक तो सॉल्यूशन भरा होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन होता है,
और उसके अंदर एक छोटी सी बॉटल लटकी हुई होती है, जिसमें छोटी सी कांच की बॉटल होती है ये। और इस कांच की बॉटल में क्या भरा होता है, H2SO4 भरा होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये ऊपर नोज़ल है, ये नोज़ल जो होती है, इस नोज़ल को दबाने से, जैसे यहाँ पे ये नोज़ल जो है, ये नोज़ल जो है, इस नोज़ल को दबाने से क्या होता है, इस नोज़ल को दबाने से बॉटल जो कांच की होती है ये टूट जाती है। और इस कांच की बॉटल के टूटने से जितना भी अमल होता है वो सारा इस कार्बोनेट के जो विलेन होता है इसके साथ संपर्क में आ जाता है। अब कार्बोनेट कोई भी हो, जब वो किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और एसिड जो अम्ल था वो इसके संपर्क में आया, संपर्क में आते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस नोज़ल में से होती हुई हम बाहर निकलती है। और जिस भी जगह पे आग लगी होती है हम उस पर इसका छिड़काव कर देते हैं, और छिड़काव करते ही ये जो आग होती है उसके टच में आता है, और ये जो नोज़ल है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके कारण आग जो होती है वो बुझ जाती है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। और अब आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF की फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएंगे, और आपने इस चैप्टर को सुनना है, समझना है, और इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं। थैंक यू।